बेसिक अलजेब्रा जब शुरू हुआ था एंड आई हैव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 11th फ्रॉम स्क्रैच। 9th 10th में कोई फाउंडेशन कोर्स एंड नथिंग आई डन। तो फर्स्ट जब बेसिक अलजेब्रा का जो क्लास था एंड सर स्टार्टेड राइटिंग दोस सिग्मा एंड ऑल दोस नोटेशंस ऑन द स्क्रीन, तो लग रहा था कौन से वर्ल्ड में आ गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वेरी बिगिनिंग 11th स्टैंडर्ड में आपने बोला था कि जब भी कोई पेपर में खराब मार्क्स आए देन ये सोचना कि वो पेपर बहुत टफ था, एंड जब पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाए तो सोचना कि वो पेपर बहुत आसान था, इसलिए आप Okay, Vedika, तो कैसा लगा रिजल्ट देख के? When your rank flashed on the screen, how did you feel? So it was the most amazing feeling अभी तक का। वो 2 years का हार्ड वर्क हो गया प्रॉपर्ली, सिंक हो गया प्रॉपर्ली, डाइजेस्ट हो गया कि नहीं? इतना रैंक आ चुका है, सपना नहीं है। समय लगा सर, बट यस, जब 2 साल का हार्ड वर्क का आउटपुट एक कुछ पॉजिटिव आए तो डेफिनेटली वो फीलिंग दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स। तो घर पे क्या माहौल था? हाउ वाज एवरीवन? मस्ट बी वेरी हैप्पी, राइट? यस सर, सब एकदम। पेरेंट्स तो बहुत खुश थे, मेरे भैया भी बहुत खुश थे। मेरे पापा का सपना था कि कोई IITian निकले घर से, so I fulfilled it, so he was more than happy. I'm also really proud of your performance and the kind of dedication that you have shown, और जो तुमने हार्ड वर्क डाला था इतना टाइम से, so that had to pay off. सबसे पहले मन में कब आया कि IIT क्लियर करनी है? सर स्टार्टिंग से ही साइंस एंड मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, एंड जब फर्दर साइंस गॉट डिवाइडेड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फिजिक्स में हमेशा से मेरा इंक्लिनेशन था। वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें स्कूल में टीचर एक लेवल तक पढ़ाए, एंड देन किसी और सब्जेक्ट में मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ ना करूँ, उसमें मैं घर आकर एक्स्ट्रा पढ़ती थी, रेफरेंस बुक्स, अदर सोर्सेज, छोटे छोटे मॉडल्स भी बनाती थी। तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता था। एंड बायोलॉजी भी एज अ सब्जेक्ट मुझे पसंद था, बट वो फील्ड, मेडिकल फील्ड में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो ये क्लियर था कि मुझे मेडिकल तो नहीं करना है। एंड देन 8-9 में जब कंप्यूटर साइंस इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें प्रोग्रामिंग एंड ऑल वर इंट्रोड्यूस्ड, तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और आई वाज गुड एट इट। मेरे टीचर भी बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो यही सब रीजन था, फिजिक्स एंड मैथ्स में इंक्लिनेशन, एंड देन कंप्यूटर साइंस भी काफी पसंद था। तो मेरा यही मोटिव था कि आई विल गेट इनटू IIT JEE प्रिपरेशन एंड फर्दर मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। It's really good to see that you are quite clear regarding what you want to do. अच्छा, तो सबसे पहले जो JEE प्रिपरेशन की बात आती है, तो ऑब्वियसली इट इज a combination of all the 3 subjects. तो तीनों सब्जेक्ट में, as you said, you liked physics, but apart from that, what about other 2 subjects? मतलब उन दोनों में ज्यादा फेवरेट कौन सा था? सर मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स वो बचपन से ही बहुत पसंद था, क्योंकि उसमें देयर इज, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करना है एंड देन आउटपुट मिलता है, एंड केमिस्ट्री इज होल लॉट ऑफ मेमोराइजिंग थिंग्स, जो मुझे पसंद नहीं था बचपन से ही। केमिस्ट्री उतना पसंद नहीं था, बट 11th-12 में रियलाइज की केमिस्ट्री इज द मोस्ट स्कोरिंग, तो उसमें एफर्ट्स डालने ही है। इनपुट इन केमिस्ट्री, वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में प्रोड्यूस होता नहीं है उतना ज्यादा। तो केमिस्ट्री में डेफिनेटली इनपुट काफी डालना होता है, बट आउट ऑफ द 2 मैथमेटिक्स आई लाइक मोर। मतलब तो कुछ दवाइयां होती है जो कड़वी होती है, लेकिन हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, केमिस्ट्री में यू सेड कि यू डिडंट लाइक इट दैट मच एज कंपेयर्ड टू द अदर 2 सब्जेक्ट्स, तो आई थिंक यू आर द राइट कैंडिडेट टू आस्क, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो मजा नहीं आता जो फील होती है ना फिजिक्स में, मतलब वो पुली उली, मतलब फ्लूइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब वो वाली फील बहुत सारे लोग हैं जो केमिस्ट्री में डराइव नहीं कर पाते। तो मतलब मैं एज अ सब्जेक्ट केमिस्ट्री को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग अपना इंटरेस्ट उस लेवल पर नहीं जगा पाते केमिस्ट्री में। लेकिन उनके लिए व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट, कि मतलब उनके लिए फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? व्हाट वाज योर वे सो दैट दे कैन लर्न समथिंग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे JEE प्रिपरेशन में केमिस्ट्री था, देन सीनियर से एंड सबसे पता था कि केमिस्ट्री सबसे ज्यादा यील्डिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें एफर्ट्स डालने हैं। एंड स्टार्टिंग में तो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, देन फिजिकल केमिस्ट्री मुझे पसंद आता था। उसमें है कि थ्योरी इज देयर, फिर फॉर्मूलाज एंड बेस्ड ऑन दैट न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो वो ठीक लगता था। एंड देन ऑर्गेनिक जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो शुरुआत में मुझे ऑर्गेनिक में दिक्कत होती थी, सो मेनी रिएक्शंस एंड ऑल, बट धीरे धीरे जाके ऑर्गेनिक टर्न्ड आउट टू बी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ द 3, मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में।
एंड देन इनऑर्गेनिक वाज द थिंग जो बहुत ज्यादा उसमें मेमोराइजिंग चाहिए, तो वो तो शुरुआत में होता ही नहीं था, बट देन धीरे धीरे आपसे भी काफी सजेशंस मिली थी इनऑर्गेनिक के लिए, एंड देन फिर उसको एक स्केड्यूल में डालना पड़ा कि रोज इतना 1 घंटा ही सही लेकिन इनऑर्गेनिक को देना है, रेगुलरली पढ़ना है। देन वो इनऑर्गेनिक भी होता गया, एंड फिजिकल में फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, एंड देन ऑर्गेनिक भी प्रैक्टिस के साथ वो भी एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बन गया, जस्ट दैट इनऑर्गेनिक में यू हैव टू मेमोराइज। राइट। और एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल था केमिस्ट्री में? एंड इफ यू कुड एलैबोरेट अ बिट। एनसीईआरटी इज लाइक द गॉड बुक फॉर केमिस्ट्री, दोनों जेईई मेंस के लिए भी, जेईई एडवांस के लिए भी। मतलब एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन दे विल आस्क स्पेसिफिकली इन जेईई मेंस, एंड जेईई एडवांस में उतने ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते नहीं है, बट स्टिल जो कॉन्सेप्ट का जो रूट, जो क्वेश्चन का रूट कॉन्सेप्ट है, दैट विल ऑलवेज बी देयर फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। कुछ ऐसे स्टफ्स रहते हैं जैसे मेटलर्जी में, पी ब्लॉक में, डी एंड एफ ब्लॉक में, कुछ कुछ ऐसे पोर्शंस है जो एनसीईआरटी में नहीं है एंड एडवांस्ड के सिलेबस में है, तो वो एडिशनली कवर करने होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, उसको अगर मुझे केमिस्ट्री के लिए बुक्स सजेस्ट करनी हो तीनों पार्ट से, मतलब जो नॉर्मली बुक्स अवेलेबल होती हैं, हम लोग किसी बुक को मतलब ये नहीं कर रहे, बट अगर सजेस्ट करना हो, सो विच बुक्स वुड यू सजेस्ट फॉर फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक अपार्ट फ्रॉम क्लास नोट्स? कुछ अगर एक आधा बुक हमारे दिमाग में आ रही हो, कैन जस्ट लेट देम नो सो दैट वो एक्सप्लोर कर सके। सो फिजिकल केमिस्ट्री में आई फॉलोड एन अवस्थी, एंड कुछ लोग पी बहादुर भी फॉलो करते हैं, बट एन अवस्थी आई यूज्ड टू फॉलो। उसमें बहुत मतलब अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में लेवल्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन, तो वो अच्छे से धीरे धीरे करके वो कंप्लीट हो जाते हैं। देन ऑर्गेनिक में एम एस चौहान आई यूज्ड टू फॉलो, एंड फॉर इनऑर्गेनिक तो उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा एसेंशियल है, तो इनऑर्गेनिक में मेजरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रहता था, क्योंकि जेईई में, जेईई एडवांस में भी वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इनऑर्गेनिक में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जेके जायसवाल बुक आई यूज्ड टू फॉलो फॉर इनऑर्गेनिक। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए यू नेवर नीड एक्स्ट्रा टाइम, वो है कि 10 मिनट भी बैठे तो 20-25 क्वेश्चन हो गए। तो और इनऑर्गेनिक में तो खुद के भी निमोनिक्स बनाने होते कभी कभी, हेली राकर रब से फरेब, बेमक का सरबरा, वो था ना पीरियोडिक टेबल का पूरा। यस राइट। तो मतलब खुद भी मेहनत करनी होती, वो भी थोड़ा काम लास्ट में आता है। तो ये हो गई केमिस्ट्री की बात। और मैथ्स के लिए जो अगर मैं बात करूं ओवरऑल, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैथ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, एंड अगेन यू आर द राइट पर्सन टू आस्क बिकॉज यू सेड कि यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मैथ्स में तुम्हें मजा आता था। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि मतलब कई बार लोग होता है कि मैथ्स के डिफिकल्ट पोर्शंस में थोड़ा फंस जाते हैं, लाइक जो भी अलजेब्रा का कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, उनको वहां से थोड़ा रिपल्शन टाइप का हो जाता है मैथ्स। सो मतलब अगर किसी को अपना इंटरेस्ट जगाना हो मैथ्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम इजियर थिंग्स देन इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल, तो मतलब क्या सीक्वेंस यू विल सजेस्ट? कोऑर्डिनेट, वेक्टर्स, ये सब मिला के व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस जिसमें किसी को रिवाइज या चीजों को सीखना चाहिए? सर मैथमेटिक्स में तो मुझे भी पहले मतलब मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, एंड आई लाइक्ड सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड ऑल, लेकिन जब शुरुआत में अलजेब्रा और ये सब हुआ था तो बहुत डिफिकल्ट लगता था बिकॉज सब न्यू था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अलजेब्रा टफ लग रहा है तो वो नॉर्मल है ना? हाँ यस सर। कोई डर रहा है तो उसको डरना नहीं चाहिए, थिंग्स विल गेट फाइन। ओके, दे कैन आल्सो क्लियर जेईई लाइक यू, राइट? गुड न्यूज़ बाय द वे, काफी लोग रिलीफ फील करेंगे ये सुन के। या प्लीज गो। फर्स्ट टाइम देन बेसिक अलजेब्रा जब शुरू हुआ था, एंड आई हैव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 11th फ्रॉम स्क्रैच। 9th 10th में कोई फाउंडेशन कोर्स एंड नथिंग आई डन, तो फर्स्ट जब बेसिक अलजेब्रा का जो क्लास था एंड सर स्टार्टेड राइटिंग दोस सिग्मा एंड ऑल दोस नोटेशंस ऑन द स्क्रीन, तो लग रहा था कौन से वर्ल्ड में आ गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बट टाइम देने पर देन धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी, एंड आई यूज्ड टू फॉलो टीएमएच फॉर मैथ्स। तो वो मुझे काफी अच्छा लगता था क्योंकि उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी पर्टिकुलर लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इजी टू डिफिकल्ट में, एंड देन क्वेश्चंस भी लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इलैबोरेट सॉल्यूशंस हैं, तो आई यूज्ड टू फॉलो टीएमएच। और अगर सीक्वेंस की बात करूं देन आई डिड मोस्टली जो कोचिंग में सीक्वेंस फॉलो होता है, मोर और लेस द करेक्ट सीक्वेंस इज फॉलोड, अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री, देन कैलकुलस, then vector 3D and those things. All right.
So, मतलब लेकिन कौन से पोर्शन है जो थोड़े ज्यादा स्कोरिंग है? मतलब जैसे फिजिक्स में, लाइक मैं कहूंगा मॉडर्न फिजिक्स हो गया, वेव एंड हीट एंड थर्मो हो गया, तो उस टाइप के कुछ पोर्शन लोगों को बता दो, सो दैट वहां से नंबर लाने शुरू करें, एंड देन दे गेन कॉन्फिडेंस, मतलब उस तरह से वो कॉन्फिडेंस गेन करें. सो व्हाट आर दोज पोर्शंस, मतलब मैथ्स के, ये मैं जानना चाह रहा हूँ. तो मैथ्स में तो स्पेसिफिकली वेक्टर्स एंड 3D बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि उसमें सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और एडवांस्ड में भी मोर और लेस सिमिलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं, तो वेक्टर्स एंड 3D बहुत स्कोरिंग है. एंड कैलकुलस भी बहुत स्कोरिंग है. थोड़ा वेरी करेगा, कुछ लोगों को कैलकुलस बहुत टफ लगता है, बट जो इंटीग्रल कैलकुलस वाला पोर्शन था, दैट वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन मैथमेटिक्स में. तो वो वाला पार्ट मेरे लिए हमेशा स्कोरिंग रहता था, क्योंकि इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर मैं देखूंगी तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता था कि ये हो जाएगा. तो दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड अलोंग विद डिफरेंशियल कैलकुलस, वो एक काफी स्कोरिंग पार्ट है. एंड देन कोनिक सेक्शंस भी बहुत स्कोरिंग है, उसमें बस प्रैक्टिस चाहिए, एंड देन उसमें भी लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स एंड उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ओके, दैट्स अ रियली इलैबोरेट आंसर. आई एम वेरी श्योर कि काफी लोगों को बहुत फायदा होगा इससे. एंड yeah, coming to physics, what was your overall strategy? मतलब फिजिक्स में जो जितने सारे पोर्शंस हैं, कौन सा पोर्शन तुम्हारा फेवरेट था या कौन सा पोर्शन लीस्ट फेवरेट था? इफ यू कुड लेट एवरीवन नो. सर फिजिक्स में 12th का होल सेगमेंट वो फेवरेट था, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड देन वेव्स. और 11th के पोर्शन में भी मैकेनिक्स में कुछ कुछ पोर्शन पसंद था, बट मैकेनिक्स ओवरऑल इट इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू 12th का. I agree. एंड उसका वेटेज भी उतना ज्यादा नहीं है इन द रियल एग्जाम. That's the point. So the 12th वाला syllabus, especially electricity and magnetism, वो वाला portion I like the most. आप तो electrical engineer हैं, so you taught it in such a way कि हम लोग सबके लिए that portion was our most favorite portion. Thank you. And अच्छा, तो जैसा तुमने कहा कि you started your preparation from scratch, मतलब 9th-10th में आईआईटी के लिए कोई स्पेसिफिक अलग से कुछ तैयारी नहीं की थी, राइट? नो सर. तुमने 11th से स्टार्ट किया. तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हमने 9th-10th से शुरुआत नहीं की तो हम रेस में बहुत पीछे हो गए. उन लोगों से व्हाट वुड यू लाइक टू से? हाउ कैन दे मेंटेन देयर कॉन्फिडेंस कि नहीं, हम ज्यादा पीछे नहीं है? सर 11th में जब बिगिनिंग में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि आई एम बिहाइंड इन द रेस. शुरुआत में जैसे हमारे बैच में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो अपने अपने स्कूल के टॉपर्स हैं, एंड आई वाज वन ऑफ देम. तो जब टीचर क्लास में कोई ऐसे ट्रिकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन दें, तो क्लास में मे बी स्कूल में आई माइट बी दी ओनली वन जो सबसे पहले उसको आंसर करे. तो जब हम लोग के बैच में एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया था विच वाज एप्लीकेशन बेस्ड, जो पढ़ाया गया उस पे, तो आई वाज प्रीटी हैप्पी कि वो मेरे से सॉल्व हो गया. बट जब आंसर देने का समय आया, देन आई रियलाइज कि 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स सब आंसर कर रहे हैं साथ में, एंड मोस्ट ऑफ देम तो मेरे से जल्दी कर चुके हैं. तो तब रियलाइज हुआ, वो जेई का जो कंपटीशन वाला फीलिंग होता है वो रियलाइज हुआ. एंड देन लगा कि नहीं, आई एम बिहाइंड इन द रेस. बट उसको कभी भी मैंने नेगेटिव वे में नहीं लिया. दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन कि हाँ, और ज्यादा मेहनत करनी है, and then I can reach up to their level, and then definitely और hard work करने से I can even beat them. तो उसको मैंने एक पॉजिटिव वे में लिया. एंड अब जब 2 साल की जर्नी खत्म हो गई है, तब लगता है कि नहीं, 11-12 is more than enough to get a good rank. Yeah, totally. And मतलब कई बार होता है कि लोग अपने से बेटर लोगों को देखकर काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, वो तो इतना कर रहा है, मैं तो कुछ भी कर लूं उतना नहीं होगा. बट आई एम वेरी श्योर दैट यू हैव डन फार बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने 9 और 10th में पढ़ाई भी की थी जेई की. तो इट इज ऑल अबाउट कितना सीरियसली हम अपने गोल को ले रहे हैं, कितना कमिटेड है और कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. तो नेक्स्ट चीज जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये है कि अगर कभी ऐसा हुआ होगा दैट तुम्हारा जो टेस्ट है, कोई मॉक टेस्ट हो, वो जितना तुमने अच्छा सोचा होगा वो उतना अच्छा नहीं गया. इवन वर्स की लगातार 2-3 मॉक टेस्ट कभी कभी होते हैं कि मतलब जितना हम अच्छा सोच रहे हैं उतना अच्छा नहीं जाता है. तो वहां से हम लोग बाउंस बैक कैसे करें? व्हाट वाज योर माइंडसेट इन दैट? अगर कुछ कभी टेस्ट खराब हुए तो आई वांट टू नो दैट.
सर इसमें सर मैं एपी का फॉर्मूला यूज करती थी। इन द वेरी बिगनिंग 11th स्टैंडर्ड में आपने बोला था कि जब भी कोई पेपर में खराब मार्क्स आए देन ये सोचना कि वो पेपर बहुत टफ था, एंड जब पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाए तो सोचना कि वो पेपर बहुत आसान था इसलिए आई स्कोर्ड वेल। तो दैट वाज द फॉर्मूला व्हिच आई ऑलवेज केप्ट इन माइंड। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि इवन इफ वी प्रिपेयर आर 100% तो उससे जो एक्सपेक्टेशन रहता है उससे कम ही आउटपुट मिलता है। तो तो मैं एक सेपरेट एग्जाम के लिए एक सेपरेट डायरी मेंटेन करती थी, एंड उसमें आई ऑलवेज यूज टू राइट द कंप्लीट एनालिसिस कि उसमें एक्चुअली क्या क्या मिस्टेक्स हुए। एंड देन मेरा एम रहता था कि नेक्स्ट एग्जाम में बस वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो, एंड मोर और लेस मतलब कम होते जाएं वो मिस्टेक्स। लाइक मिस्टेक्स भी एग्जाम में एक फिक्स्ड टाइप के होंगे, या तो थ्योरी में कुछ कमी था तो थ्योरी पढ़ना है, या तो थ्योरी तो क्लियर था बट उसका एप्लीकेशन नहीं हो पाया न्यूमेरिकल में, या तो दोनों आते थे फिर भी वो एग्जाम टेम्परामेंट एग्जाम में नर्वसनेस था एंड इसलिए वो नहीं हो पाया, एंड देन सिली मिस्टेक्स। सो आई यूज टू नोट देम डाउन एंड देन मैं उस पर वर्क करती थी, क्योंकि अभी तो मॉक टेस्ट है एंड मॉक टेस्ट से ही हम लोग को पता चलेगा, एंड उसी पे वर्क करना है। सो वो कुछ कभी भी कम मार्क्स आते हुए भी आई वाज नेवर डिमोटिवेटेड। ये लगता था कि नहीं अभी तो अच्छा है कि रियल एग्जाम में ये नहीं हो रहा है, ये मॉक टेस्ट में हो रहा है, सो दैट अभी टाइम है मेरे पास, आई कैन वर्क अपॉन दैट। अमेजिंग। नहीं, ये मैं जितने भी सारे व्यूअर्स हैं मैं सबसे कहना चाहूंगा कि एग्जाम को लेके एक जो लोगों की स्ट्रैटेजी होती है ना, दिस इज द प्रोबेबली द बेस्ट वे इन विच यू कैन ट्रैक योर परफॉर्मेंस। और साथ साथ जो हमारे सिली मिस्टेक्स हैं वो रिपीट ना हो। आई मीन जो लिखने का वेदिका ने कहा कि हमें अपनी परफॉर्मेंस या हमारे जो सिली मिस्टेक्स जो बार बार करते हैं, अगर वो चीजें कहीं लिखी होती है ना, तो हम लोग सोचते हैं कई बार कि नहीं, दिमाग में ये नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम कर लिया फिर लगता है अरे गलती से हो गया, फिर से हो गया यार। लेकिन अगर उन चीजों को हम लिखें, एक प्रॉपर एनालिसिस करें, तो हमें सब्जेक्टिवली नहीं ऑब्जेक्टिवली पता होगा कि नहीं, यहाँ यहाँ मैं कमजोर हूँ, यहाँ यहाँ मेरे से गलती होती है, आई शुड बी मोर केयरफुल। तो जितने भी सारे जेई एस्पिरेंट्स हैं मैं सबसे कहूंगा कि जो वेदिका ने अभी बताया है उस चीज को फॉलो करें। थोड़ा लगता है कि अरे इतनी बार कैसे कर पाएंगे, लेकिन अगर करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। और कमिंग टू एग्जाम की मतलब कई बार होता है कि हम लोग घर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर खुद से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो क्वेश्चंस हो जाते हैं। एग्जाम में कई बार हम लोग वही क्वेश्चंस करने जाते हैं तो थोड़ा परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती। तो ये गैप को मिनिमाइज कैसे करें? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू मिनिमाइज दिस गैप, जो हम कर सकते हैं जो कर रहे हैं उसमें कैसे ये गैप कम रहे। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सर इसमें तो एग्जाम टेम्परामेंट का एक बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था एंड मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि हम लोग एग्जाम को इतना बड़ा इवेंट बना लेते हैं कि उसमें हम लोग काफी नर्वस रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं और उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। तो शुरुआत में तो मैं बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाती थी, जितना मैं इनपुट देती थी उसका शायद 50% भी आउटपुट नहीं मिलता था। सो मुझे 3 to 4 months शुरुआत में जेई प्रेपरेशन में लगे टू ओवरकम दैट, एंड फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली मार्क्स इंक्रीज होने लगे। तो दैट वाज द थिंग कि वो जो एग्जाम नर्वसनेस है, जो एग्जाम में स्ट्रेस हम लोग फील करते हैं, अगर उसको ओवरकम करें देन फिर वो सिमिलर सिनारियो लगेगा कि जैसे हम लोग घर में वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे एंड देन एग्जाम में भी उसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे विथ करेक्ट एक्यूरेसी, विथ गुड एक्यूरेसी। दैट इज गुड। और एग्जाम में कभी कभी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो शायद मेरे हिसाब से गलत है। आई थिंक यू कैन लेट एवरीवन नो कि कई बार लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सीधा सिक्वेंशियली सॉल्व करते जाते हैं, किसी में फंस गए तो उसको किए जा रहे हैं, चाहे हमारा टाइम क्यों ना चला जाए। तो मतलब अगर एक ओवरऑल तो सबका अपना अपना तरीका होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, लेकिन एक सेंसेबल जो तरीका होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, व्हाट इज दैट? मतलब कैसे अटेम्प्ट करें पेपर को? हमारे पास मान लो तीनों सब्जेक्ट्स हैं पीसीएम, और तीनों में इजी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सो व्हाट इज योर जी, कैसे करें अटेम्प्ट उसको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन को एक बार देख लेना चाहिए, बट ऑनलाइन मोड में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता थोड़ा है। मुश्किल होता है, हाँ। ऑफलाइन में तो ओवर थ्रू करना इजियर है, बट ऑनलाइन में मेरा ऐसा होता था कि अगर शुरुआत में इवन मेरे को भी ये दिक्कत होती थी बिकॉज वो सिक्वेंशियली अटेम्प्ट करने की आदत थी। देन फिर आई रियलाइज्ड कि नहीं, उसमें टाइम वेस्ट ही होता है एंड कई बार गलत आंसर ही आते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाता है। तो जिस भी क्वेश्चन में या तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन को पढ़ के कुछ स्ट्राइक ही ना करे दिमाग में,
तो आई यूज टू लीव दैट क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू एंड आगे का क्वेश्चन करती थी। और या तो होता है कुछ क्वेश्चन जिसमें पता है कि उसका सब कॉन्सेप्ट पता है, सब चीज पता है, बट फिर भी कोई ऑप्शन मैच नहीं होता, करेक्ट आंसर नहीं आता। ये बहुत होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि कई बार एक बार मैच नहीं किया, देन हम लोग दूसरी बार करेंगे, एंड अगर वो 3-4 मिनट पहले अटेम्प्ट में लगा, देन अगेन वो सेकंड अटेम्प्ट में भी उतना टाइम लगेगा, एंड देन वापस अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो 10 मिनट्स तो वेस्ट हो गया एग्जाम का। तो शुरुआत में मैं भी 2-3 अटेम्प्ट देती थी एक क्वेश्चन को, अगर वो नहीं हो रहा है तो देन एंड देयर, बट देन उससे टाइम वेस्ट ही होता है। सो मेरा स्ट्रैटेजी रहता था कि एक बार अटेम्प्ट दूंगी, अगर उसमें नहीं हुआ देन सिंपली मार्क फॉर रिव्यू, एंड देन उसको फिर वापस जब रिव्यू करने का टाइम मिलता ही है दोनों जे मेंस एंड एडवांस्ड में, देन आई कैन विजिट बैक दैट क्वेश्चन और फिर वापस आई अटेम्प्ट इट। और इसमें रफ वर्क का भी अच्छा रोल रहता है। इफ यू हैव डन योर रफ वर्क नीटली तो एक बार उसमें मिस्टेक्स फाइंड करना इजियर है, और अगर रफ वर्क बहुत ज्यादा मेसी वे में है तो फिर फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड वापस पूरा सम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। नहीं, ये पॉइंट तो रहता है बिल्कुल। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मान लो इफ आई गिव यू अ टाइम मशीन राइट नाउ एंड आई सेंड यू बैक टू अप्रैल 2019 when you started your JEE preparation. तो what are the do's and don'ts जो तुम उस वेदिका को कहना चाहोगी 2.5 साल पहले? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूंगी कि कम स्ट्रेस लेना है एग्जाम के लिए, इन द सेंस कि स्ट्रेस एंड प्रेशर, एग्जाम फियर, वो सब एक सर्टेन लेवल तक इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि वही ड्राइव करता है टू वर्क हार्डर। लेकिन फिर अगर वो सर्टेन एक्सटेंट को क्रॉस कर जाए तो वो सेम थिंग एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है आपके परफॉर्मेंस पर, एंड दैट इज नेवर गुड। तो मेरे साथ शुरुआत में यही होता था कि मेरा प्रेपरेशन रहता था, आई यूज टू प्रिपेयर एवरीथिंग, लेकिन एग्जाम में उसका 50% भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो पाता था, बिकॉज एग्जाम में मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। स्ट्रैटेजी जो घर में बनाया हुआ है वो एग्जाम हॉल में फॉलो ही नहीं होता था। तो 3-4 महीना मुझे लगा टू गेट यूज टू वो एनवायरमेंट, एंड देन फिर मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज हुए। तो शुरुआत में आई हैड दैट टेम्परामेंट, इतना बड़ा इवेंट होता था एग्जाम की, मैं उसमें परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी इररिस्पेक्टिव ऑफ मैंने कितना एफर्ट्स डाला है। तो इफ आई टू सजेस्ट टू द इनिशियल मी, देन यही सजेशन होता है कि कम स्ट्रेस लेना है एंड पॉजिटिव वे में तैयारी करनी है। बिल्कुल, बातें बहुत छोटी है लेकिन अगर एक लंबे समय में इसका मतलब इम्पैक्ट देखें तो वो काफी बड़ा होता है। और मैं हमेशा कहता था कि ये जेई प्रिपरेशन T20 मैच नहीं है, इट्स अ मैराथन, इट्स अ टेस्ट मैच, काफी लंबा चलेगा। तो अप्स एंड डाउन होते रहेंगे लेकिन अपने आप को आगे कैरी करना होता है। एग्जैक्टली और क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, हमारी सिटी में है, हमारी सिटी के बाहर के लोग हैं, लेकिन हमारी सिटी में एक छोटा सा जो एक डिसएडवांटेज है, दैट इज स्कूल को और कोचिंग को पैरेलली मैनेज करना होता है। जो लाइक बड़ी बड़ी सिटीज मतलब कोटा वगैरह में उतना स्ट्रेस नहीं होता जितना हमारी सिटी में होता है। व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स, जो मतलब कैसे स्कूल और कोचिंग दोनों को साथ में हम मैनेज करके चले सो दैट हम दोनों जगह अच्छा परफॉर्म कर सके, कैसे टाइम को डिवाइड करें, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। तो शुरुआत में जब 11th में एकदम बिगिन करते हैं हम लोग प्रिपरेशन, तब उतनी दिक्कत नहीं होती है। स्कूल का भी वर्कलोड ज्यादा नहीं रहता है, फिर कोचिंग का भी नहीं रहता है। बट जैसे जैसे टाइम होता है, देन स्कूल के भी एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं, कोचिंग का भी मोर और लेस सिमिलर टाइम पे एग्जाम्स रहेंगे, तो फिर डिफिकल्ट होने लगता है मैनेज करना। तो मेरा यही रहता था कि मैं इन द सेंस कि एवरी डे मेरा जो रूटीन रहता था दैट वाज जेई प्रिपरेशन का ही पूरा टाइम टेबल रहता था। एंड जब स्कूल के एग्जाम्स आ रहे होते थे, देन बिफोर दैट 2 वीक्स मैं स्कूल को देती थी, इन द सेंस कि जेई प्रेप में 2 घंटा या 1 घंटा पर डे आई यूज टू गिव इंग्लिश एंड कंप्यूटर को स्पेसिफिकली, और उसमें वो हो जाता था, एंड स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आ जाते थे, एंड कोचिंग के टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म होता था। तो ऐसा नहीं कि एवरी डे आई यूज टू गिव, बट स्कूल के एग्जाम्स का डेट तो हम लोग को पता ही होता है, देन उसके हिसाब से मैं 2 वीक पहले का प्लान रखती थी कि थोड़ा थोड़ा करके आई विल स्टार्ट गिविंग टाइम टू स्कूल एज वेल। तो वहां भी फिर अच्छा परफॉर्म हो जाता था। जैसे दैट इंग्लिश एंड कंप्यूटर में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो जेई
हाँ, का उससे जो हो है जाता है। दैट इज मोर एलाबोरेट एज कम्पेयर टू स्कूल जो डिमांड करता है। तो क्या मेंस की प्रिपरेशन और एडवांस की प्रिपरेशन को बाइफरकेट करना होता है, या एक ही तरह की पढ़ाई में दोनों का काम चल जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? सर थ्योरी तो मोर और लेस दोनों का सेम है, बस एप्लीकेशन में ही है कि जेई मेंस में इजियर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपेयर टू एडवांस। एडवांस में हाई लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस रहेंगे। तो तैयारी के समय तो देयर वाज नो डिवीजन एज सच, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ मेंस की तैयारी करें तो कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलने नहीं वाला है कि उसमें हम लोग फिर एडवांस की तैयारी भी करें। तो तैयारी पैरेलली होती थी, और जब रियल जेई मेंस आने वाला होता था देन बिफोर दैट एकदम मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स मतलब पढ़ना जो है। क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वहां पे थोड़ा डिफरेंस होता है, बट जो एक बेसिस, एक जो बेस है वो दोनों के लिए सेम रहेगा। बिल्कुल। यस। अच्छा, तो एक और चीज मेरे स्टूडेंट्स और बाकी लोग भी बहुत पूछते हैं, और मैं सारे इस बार के जेई क्वालिफायर्स से पूछूंगा, तुमसे भी पूछूंगा, कि स्कूल कोचिंग ट्यूशंस के अलावा एक जेई एस्पिरेंट को वीकली बेसिस पर कितने नंबर ऑफ आवर्स देने चाहिए सेल्फ स्टडी में? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वीकली सर मतलब, क्यों वीकली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि किसी दिन कोचिंग है, किसी दिन नहीं है, तो वीकेंड है, तो मतलब अलग अलग नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल होते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो मोस्टली तो वीक में 3 दिन कोचिंग होता है। हाँ हाँ। देन 3 दिन स्कूल भी है, कोचिंग भी है। हम्म, देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक 4 to 5 hours ऑफ सेल्फ स्टडी अ स्टूडेंट कैन गिव। उससे ज्यादा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ह्यूज पोर्शन ऑफ द डे उसी में चल जाता है। एंड जिस जा दिन कोचिंग नहीं है उस दिन 8 to 10 hours दिया जा सकता है। जा सकता है। So 3 days 5 hours, so 15, and then around 40. So I guess around 50-55 hours weekly. या फिर ना, और कई बार होता है कि लोग कोई सब्जेक्ट ज्यादा पसंद हो तो उस पे मतलब ज्यादा टाइम देते हैं, उस पे ज्यादा दिन ज्यादा को पढ़ लिया, बाकी को थोड़ा मजा नहीं आ रहा, थोड़ा कम पढ़ा। तो क्या उसमें बैलेंस बना के रखना चाहिए, या फिर वो स्ट्रेटेजी सही है कि एक में पूरा टाइम दे सर शुरुआत में तो मैं भी फिजिक्स में ज्यादा टाइम देती थी क्योंकि दो? बहुत मजा आता था उसको। फिजिक्स एक हो गया, नोट्स पढ़ ली, उसके बाद एचसी वर्मा से उसका थ्योरी करना, इधर उधर एक्सप्लोर करने में काफी मजा आता था। तो शुरुआत के लिए वो ठीक है, अगर आपको एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। बट फिर जब सिलेबस इंक्रीज होता जाता है एंड यू हैव टू डू अ लॉट मोर तीनों सब्जेक्ट में, तब फिर वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आपको पीछे कर देगा। तो देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम। मतलब आई यूज टू टेक 2 subjects a day। ओके। एंड केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पोर्शन रहता था कि हाफ एन आवर मैं रोज करती थी, ज्यादा नहीं, हाफ एन आवर रोज। एंड देन 2 subjects a day, फिजिक्स मैथ्स और मैथ केमिस्ट्री, दैट आई डिवाइडेड। ओके। तो इनिशियली यू कैन गिव टाइम टू योर फेवरेट सब्जेक्ट, बट देन आफ्टरवर्ड्स बाद में तो यू हैव टू गिव इक्वल टाइम तीनों को। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम मी? So learning physics from you was a great experience. एंड मतलब मुझे फिजिक्स में हमेशा से इंटरेस्ट था, बट मेरे फिजिक्स में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे शुरुआत में। बट बिकॉज मेरा थ्योरी क्लियर रहता था, बट उसका एप्लीकेशन पार्ट में हमेशा दिक्कत रहती थी। तो बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस, योर टीचिंग, मेरा फिजिक्स में मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। एंड जे एडवांस में भी तीनों सब्जेक्ट में मेरा फिजिक्स में ही हाईएस्ट स्कोर था। सो फिजिक्स हैड अ मेजर रोल कि मैं जे एडवांस में एक अच्छा स्कोर बन पाया। एंड अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स भी यू गाइडेड अस फॉर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग, कैसे फिजिकल करना है, कैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। सो you were more like a mentor for us, not only a physics teacher. And moreover, the one thing which I like the most वो है कि आप बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में यू टीच एवरीथिंग। जैसे मोस्ट ऑफ द टीचर्स वो चैप्टर पढ़ा देते हैं एंड देन यू कैन सॉल्व कोचिंग मॉड्यूल और जो बुक। बट आपका था कि एक लेक्चर हो गया, देन यू यूज टू टेल अस कि हाँ अब इतना से इतना नंबर एचसी वर्मा का हम लोग कर सकते हैं। देन एक स्पेसिफिक पोर्शन चैप्टर का हो गया, देन यू कैन सॉल्व रेफरेंस बुक्स, एनी रेफरेंस बुक विच यू सॉल्व। तो उससे एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिलेबस के साथ साथ सारा रेफरेंस बुक्स एंड एवरीथिंग यूज टू गेट कंप्लीटेड। तो लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम यू वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और अगर किसी स्टूडेंट का फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो आपसे कुछ क्लासेस पढ़ने के बाद तो आई एम श्योर कि फिजिक्स वुड टर्न आउट टू बी हिज मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। थैंक यू। एंड मैं हमेशा से कहता हूँ, आई एम एज गुड एज माई स्टूडेंट्स, एंड माई स्टूडेंट्स मेक मी लुक गुड। एंड जैसा तुमने शुरुआत में कहा कि योर जो तुम्हारा परफॉर्मेंस था और जो तुम्हारा इंटरेस्ट था फिजिक्स में, दोनों शुरू में मेरे टेस्ट परफॉर्मेंसेस काफी सारे ट्रैक करता हूँ स्टूडेंट्स के, स्पेशली जिनमें मुझे लगता है कि काफी पोटेंशियल है। तो इवन आई वाज सरप्राइज टू सी कि मतलब जो तुम्हारा टेस्ट परफॉर्मेंस है
वो उतना अच्छा क्यों नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। एंड आई थिंक तुमने लॉकडाउन पीरियड में काफी आई थिंक एफर्ट डाला है जहां तक, क्योंकि आई थिंक 11th में द परफॉर्मेंस इंप्रूव, बट जो इम्प्रूवमेंट जो तुमने 12th में दिखाई है, आई थिंक यू हैव यूज्ड द लॉकडाउन पीरियड क्वाइट वेल, जैसा मुझे लग रहा है। एंड अगेन इट्स अ really proud moment for me that I'm interviewing you. You people are the celebs of the city right now, and I'm really delighted, so that तुम्हारी जो experience है और जो भी चीजें हैं वो मतलब जो जेई एस्पिरेंट्स करंट हैं और जो आने वाले हैं, दोनों को उससे बेनिफिट मिलेगा। एक लास्ट में एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि अभी बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स हैं, हमारी सिटी में है, दूसरे सिटी में है, बहुत सारे लोग हैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड तो कोई नहीं होता, बट ठीक है, लोग सोचते हैं कि नहीं ये परफॉर्मेंस अच्छी रही। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी अपनी परफॉर्मेंस को लेके ज्यादा खुश नहीं है, थोड़े मायूस हैं, थोड़े डिप्रेस्ड हैं, या तो पिछला टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, चीजें पढ़ी वो समझ में नहीं आई ठीक से, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज योर मैसेज फॉर देम कि वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें आगे के लिए? सर मैसेज तो यही रहेगा कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। ये मॉक टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको देन एंड देयर आपका कैसा नॉलेज है, आप कैसा कर रहे हैं वो उसका चेक है, बट नोवेयर वो डिसाइड करता है कि आपका 2 साल के बाद कैसा परफॉर्मेंस होगा। तो जैसे शुरुआत में मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आते थे उतने, बट 2 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करने के बाद जो रियल नेशनल लेवल एग्जाम्स हुए उसमें अच्छे रिजल्ट आए। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कंसिस्टेंसी, डे 1 से लेकर एंड डे तक थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन जो कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं उनको लास्ट में सक्सेस मिलता ही है। बिल्कुल। एंड आई बीन लकी इनफ टू वॉच अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज। बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है जिन्होंने आईआईटी में बहुत अच्छा किया है। और एक अब खुशखबरी या बुरी खबर जो भी कहो, लेकिन सारे लोगों ने, जितने लोगों ने जेई क्वालिफाई किया है, सबने कभी ना कभी कुछ टेस्ट में बहुत बुरा किया होता है, और उनके दिमाग में थॉट आया होता है कि अगर मेरे से अच्छा परफॉर्मेंस जेई में नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो आप नए बिल्कुल नहीं है, बस लगे रहना है, बी कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट होने के साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा कि अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। कई बार हम लोग गलतियां रिपीट करते रहते हैं, इसीलिए हमें इंप्रूवमेंट दिखती नहीं है। या तो हमारे थ्योरी को समझने में कमी है, या हमने ठीक ठाक अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस नहीं किया, या फिर हम एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा घबरा जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है उसे आइडेंटिफाई करो और उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, अपने टीचर्स से बात करो। एंड अगर कुछ ऐसी ज्यादा परेशानी है तो इस वीडियो का कमेंट में भी डाल देना। एंड मैंने तो जो दिमाग में क्वेश्चंस है वो वेदिका से पूछे हैं, और अगर कुछ क्वेश्चंस, आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल देना। तो वी माइट हैव अनदर फॉलो अप सेशन जिसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस वेदिका से दोबारा पूछूंगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि जितने लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको काफी अच्छी इंसाइट मिली है। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट वेदिका ने बहुत ही डिटेल में एक एक चीज को सभी लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेदिका फॉर गिविंग अस द टाइम। एंड आई एम वेरी श्योर दैट तुम्हारी परफॉर्मेंस से और तुम्हारी एक्सपीरियंस से काफी सारे लोग मोटिवेट होंगे, और जेई में जो अपने अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं उसको दोगुना तो कम से कम करेंगे। ओके, काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से तुमने चीजों को बताया, एंड आई एम वेरी श्योर कि उससे फायदा होगा लोगों को। ओके, और अगर जरूरत पड़ी तो विल हैव अ फॉलो अप सेशन, मे बी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।